हेलो स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम लोग थोड़ी सी बेसिक्स जो ग्रेविटेशन चैप्टर की है उस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। एंड बहुत ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, जो कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर क्या कर दी है, मेंशन कर दी हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कम से कम कुछ नहीं तो 10 से 15 मिनट तक ये सारे फॉर्मूले आपको क्या करने हैं, देखने हैं। कम से कम 10 से 15 मिनट देखो और कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, सबसे पहला है एरियल वेलोसिटी। एरियल वेलोसिटी कहने का मतलब ये जो अपना एरिया स्वेप्ट पर यूनिट टाइम है, ये क्या होता है, अपना हमेशा कांस्टेंट होता है अराउंड अ पेरीफेरी। जो भी अपना प्लानिटरी मोशन हो रहा है अकॉर्डिंग टू द केपलर्स फॉर्मूला, जो एरिया स्वेप्ट पर यूनिट टाइम है वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और इसकी सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला अगर आप देखने जाओगे तो एल अपॉन टू एम। ठीक है, एल को क्या बोलते हो, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, एम वी इंटू आर। ठीक है, और जैसे ही इसको एल को एम वी इंटू आर पुट करोगे ना, तो यहाँ पर ये फॉर्मूला वापिस से क्या हो जाएगा, आपको मिल जाएगा हाफ इंटू आर इंटू वी। ठीक है, और डिफरेंशियल फॉर्मेट में आपको ये चीज मिल जाएगा। तो ओवरऑल बट जो मेजरली आपको याद रखना है वो ये वाला याद रखना है, एल अपॉन टू एम काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। और रेशियो ऑफ टाइम पीरियड्स ऑफ टू सैटेलाइट्स, अगेन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। एंड इस पे बहुत सारे क्वेश्चन इवन आने की पॉसिबिलिटी भी है एटीसी एग्जामिनेशन में। मतलब बहुत सारे नहीं बोल सकते, अगर आता है तो इस टॉपिक के आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ये एक जनरल फॉर्मूला है, ये आप डायरेक्टली आपको पता ही होगा। एंड उसके बाद जो आपके क्या है फॉर्मूले हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि भाई सरफेस पे आपके वैल्यू क्या होगी। तो सरफेस पे आपको ही पता है 9.8 की वैल्यू होती है। एग्जाम में मेजरली हो सकता है कि आपको दे दे कि भाई आप जी को क्या ले सकते हो, 10 ले सकते हो। दूसरी चीज, अगर आप कभी हाइट पे जाते हो, अगर हाइट पे जाते हो तो फॉर्मूला क्या हो जाता है ये। ठीक है, अगर पहले जी एम अपॉन, पहले क्या होता था, इसका फॉर्मूला होता है जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये आपके जी की वैल्यू होती है। सो जी किससे प्रोपोर्शनल होता है, वन अपॉन आर स्क्वायर के। और ये जो आर की जो वैल्यू होती है वो हमेशा सेंटर से ली जाती है, सेंटर ऑफ अर्थ। ये चीज ध्यान में रखिएगा, या फिर किसी भी प्लेनेट का। ठीक है, अगर आप जी की वैल्यू निकाल रहे हो तो हमेशा जो डिस्टेंस आप लोगे वो कहाँ से लोगे, सेंटर से लोगे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से लोगे। अब बात आ जाती है द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगर आप किसी डेप्थ में जाते हो, अर्थ के डेप्थ में जाते हो, सरफेस के अंदर जाते हो, तो तब जो आपका ग्रेविटी है वो कैसे वेराई करता है, तो वो लीनियर वे में वेराई करता है। आप ये देख रहे होगे, इसको आप क्या बोलोगे, इनवर्स पैराबोलिक। जब इसका आप ग्राफ बनाओगे तो वो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। ये अगर आपका रेडियस ऑफ अर्थ है, रेडियस ऑफ अर्थ मतलब सरफेस, सरफेस पे जो आपकी वैल्यू होगी वो सबसे ज्यादा मैक्सिमम होगी। ये चीज ध्यान में रखिएगा। और अंदर से जब आप क्या जाओगे, देखोगे, इन डेप्थ जाओगे, तो आपकी जो वेरिएशन होगी वो क्या होगी, लीनियर होगी, इट विल बी प्रोपोर्शनल टू आर। एंड उसके बाद ये किससे हो जाएगी, प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन आर स्क्वायर, जैसा कि हमने फॉर्मूले में देखा। और यहाँ पे भी देखो, जो जी का वेरिएशन है वो किसके प्रोपोर्शनल है, डी के प्रोपोर्शनल है। वो अलग बात है कि आगे नेगेटिव लगा हुआ है, वो डिक्रीज होगी जैसे जैसे आप अर्थ सरफेस से अंदर जाते जाओगे, वो क्या होते जाएगी, डिक्रीज होते जाएगी। और सेंटर पे जाके क्या हो जाएगी, वो बिल्कुल जीरो हो जाएगी। तो अर्थ के सेंटर पे अगर कोई जी की वैल्यू पूछ दे तो आप क्या बोलोगे, जीरो। अब जो सेम फॉर्मूला है, सेम फॉर्मूले में आप क्या कर दोगे, मास, मास की जो फॉर्मूले होती है आपको पता होगा, मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, स्फीयर मान लो 4/3 पाई आर क्यूब। जब ये मास को क्या कर दोगे, यहां से रिप्लेस कर दोगे फॉर अर्थ, तो आपका जो फॉर्मूला निकल के आ जाएगा वो ये आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो डेंसिटी के फॉर्मेट में आपको दे रखे होते हैं, तो आप क्या कर सकते हो, इस फॉर्मूले को भी यूज में ले सकते हो। एंड फर्दर आपको कोई भी रेशियो ये सब निकालना हो तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट होगा। फर्दर जब ग्रेविटेशन पोटेंशियल की बात करते हो तो इसका बड़ा ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है माइनस जी एम अपॉन आर, और ये एक नेगेटिव चीज हो। ठीक है, हमेशा इसकी जो वैल्यू होगी वो आपकी क्या होगी, नेगेटिव होगी। आप जितना ज्यादा दूर चलते चले जाओगे, मतलब जितना आप ऊपर चलते चले जाओगे, आपकी जो वैल्यू है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की वो इंक्रीज होते चली जाएगी। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखिएगा। जैसे आप एक सरफेस पर हो एंड सरफेस से आप जितना ऊपर जाते जा रहे हो, अगर आप कंपेयर करोगे पॉइंट ए और बी पे, तो पोटेंशियल ऑफ पॉइंट बी विल बी मोर देन पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए। ठीक है, सिंपल कॉन्सेप्ट है, जो आप नॉर्मल मैकेनिक्स में पोटेंशियल एनर्जी पढ़ते हो, बिल्कुल एग्जैक्टली उसी के करस्पॉन्डिंग इसका भी क्या है, वेरिएशन है। ठीक है, और जब ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी निकालोगे तो ये स्मॉल एम, जब वहां पर मास का भी रोल प्ले आ जाएगा, जिस भी बॉडी का आप क्या कर रहे हो,
कंसिडरेशन में ले रहे हो। तो ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और जो नेट आपकी जो एनर्जी होती है, ये चीज ध्यान में रखिएगा कि जो भी काइनेटिक एनर्जी आप निकाल रहे हो और जो भी पोटेंशियल एनर्जी आप निकाल रहे हो, काइनेटिक एनर्जी का ट्वाइस क्या हो जाएगा आपका पोटेंशियल एनर्जी, एंड जो नेट हो जाएगा वो वही हाफ के बराबर आपका मिल जाएगा। अगर मान लो ये क्या है, हाफ है, ठीक है, और ये आपका -1 है, तो ये डबल हो गया इसका। तो वैसे ही जो नेट रहेगा ना, नेट क्या हो जाएगा, -1/2, ठीक है। तो वैसे ही इस चीज को समझ लेना। फॉर्मूला सारा मेंशन्ड है, मैं यहाँ पे अननेसेसरी फॉर्मूले में टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। आप नॉर्मली खुद को थोड़ा सा समय दीजिए। टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट इंपॉर्टेंट, क्रिटिकल वेलोसिटी और एस्केप वेलोसिटी में डिफरेंस समझना, ठीक है। क्रिटिकल वेलोसिटी का क्या होता है सारा कुछ एक नॉर्मली देख लेना, आपको शायद सर ने बताया भी होगा। एंड उसके बाद जो एस्केप वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट है वो भी यहाँ पर रहेगा। तो दोनों में डिफरेंस है, थोड़ा सा ध्यान से। यहाँ पर देखिए क्रिटिकल वेलोसिटी के अंदर क्या होता है, यहाँ पे 2 नहीं होता, लेकिन जो आपका एस्केप वेलोसिटी होता है उसके अंदर ये 2 भी होता है। तो ये एक डिफरेंस आ जाता है। दोनों का कॉन्सेप्ट अलग है, दोनों को सेम मत समझिएगा। अगर कोई बॉडी आपके अर्थ सरफेस के अराउंड क्या कर रही है, रिवॉल्व कर रही है, ठीक है, तो उसके केस में क्या क्या होनी चाहिए, वेलोसिटी एंड ऑल, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चंस पे। सबसे पहला जो क्वेश्चन आपको बोला गया है, लेट ओमेगा बी द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द अर्थ्स रोटेशन अबाउट इट्स एक्सिस, assume that the acceleration due to gravity on the earth's surface has the same value at the equator and the poles। मतलब कि जो रोटेशन की वजह से, जो भी अर्थ का रोटेशन है उसके वजह से, जो अगर आप इक्वेटर और पोल्स, इसमें जो भी लैटिट्यूड का जो चेंज आता है, इसमें आपको इसका जो भी डिफरेंस है वो आपको इग्नोर करने का है। कहने का मतलब ये बोल रहा है, वो बोल रहा है कि भाई देखो इक्वेटर और पोल पे जो भी वैल्यूज है उसको तुम क्या कंसिडर करो, सेम कंसिडर करो, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट वेड एट द इक्वेटर गिव्स द सेम रीडिंग एज द रीडिंग टेकन एट द डेप्थ डी बिलो द अर्थ सर्फेस एट अ पोल। देखो मैं हमेशा बोलता हूँ जब अर्थ का रोटेशन होता है तो हमेशा ध्यान में रखो, एक इसका कॉन्सेप्ट है, ये है आपका इक्वेटर। जस्ट फॉर एग्जांपल आप खड़े हो यहाँ पे, ठीक है, आप यहाँ पे खड़े हो। अब इसमें क्या है, आप जब भी इसका आपने मैकेनिक्स की वीडियो देखी होगी, आपने मैंने वहां पे प्रॉपरली बता रखा है कि हमेशा जो वेट होता है वो हमेशा अर्थ के सेंटर के टुवर्ड्स लगता है। आप कहीं भी खड़े हो, जो आपका वेट एक्ट करेगा वो हमेशा अर्थ के सेंटर के टुवर्ड्स एक्ट करेगा। अब आप खड़े हो, आपको वो नीचे ही दिखेगा, आपके लिए वो क्या है, नीचे ही है, ठीक है। आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस को बिल्कुल ऐसे आ गई, ये आपके लिए हॉरिजॉन्टल प्लेन है, आपके लिए वो नीचे ही रहेगा। बट एक्चुअली में जब आप किसी दूसरे प्लेनेट पे जाके देखोगे ना, तो वो हमेशा दिखेगा ना कि आपका जो वेट है वो हमेशा अर्थ के सेंटर के टुवर्ड्स लग रहा है, ठीक है। और जैसे ही वो बॉडी आपकी क्या होने लग जाती है, रोटेट करने लग जाती है, तो जैसे ही रोटेट करेगा तो बाय डिफॉल्ट क्या आएगा, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आएगा, m ओमेगा स्क्वायर r, ठीक है। तो न्यूटन्स के सेकंड लॉ क्या बोलता है कि भाई जो आपका नेट फोर्स होता है वही आपके इनर्शिया को क्या देता है, जन्म देता है। तो इनर्शिया फोर्स क्या होता है, m × a। सो ये आपका नेट एक्सेलरेशन हो जाएगा। एफ नेट कैसे निकालोगे सर, mg, हमको पता है हम उस सरफेस पे हैं, सरफेस पे हैं, तो mg बाई डिफॉल्ट किससे बड़ा होगा, m ओमेगा स्क्वायर r से होगा। अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा हो जाता तो हम तो क्या हो जाते, हवा में फिक जाते, ठीक है। बट ऐसा तो नहीं हुआ, हम तो सरफेस पे ही हैं, और हम कभी भी ऊपर कूदने की कोशिश करते हैं तो हम बाय डिफॉल्ट नीचे गिर जाते हैं। क्यों नीचे गिर जाते हैं, क्योंकि जो नेट फोर्स है वो ज्यादा नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है। सो दैट्स वाई अगर नीचे की तरफ नेट फोर्स है, दैट मीन्स mg क्या होगा आपका, m ओमेगा स्क्वायर से बड़ा होगा। सो mg माइनस m ओमेगा स्क्वायर r, ये आपका नेट फोर्स हो जाएगा। और यही किसके बराबर हो जाएगा, ma नेट। और यही आपका क्या, इनर्शिया, इसको ही क्या बोलते हो, इनर्शिया बोलते हो, है कि नहीं। m इंटू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर r इज इक्वल टू एम ए इंटू नेट। m से m कैंसल आउट, जो आपका नेट एक्सेलरेशन हमेशा होता है वो होता है g - ओमेगा स्क्वायर r। तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा थोड़ा सा। ये तो इस केस के लिए फॉर इक्वेटर। अगर आप क्या करोगे, किसी भी एक लैटिट्यूड पे जाते हो, जब आप किसी एक लैटिट्यूड पे जाते हो ना यहाँ पर, तो ये एक एंगल आपका होता है, मान लो ये थीटा लेमडा, जो आपको मानना है वो आप मान लो। यहाँ पर बस क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा साथ में, और कुछ भी चेंजेस नहीं होंगे। ये आपका जनरलाइज्ड फॉर्मूला हो जाता है कि भाई जो नेट एक्सेलरेशन आप क्या कर रहे हो, वहां पे फील करोगे किसी भी लैटिट्यूड पे, वो क्या रहेगा, ऐसा रहेगा, ठीक है। जब आप इक्वेटर पे रहोगे तो ये थीटा क्या हो जाएगा, बाय डिफॉल्ट 0 हो जाएगा। जब आप इक्वेटर पे रहोगे तो ये जो थीटा है वो क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। और जैसे ही आप पोल पे चले जाते हो,
पोल पे चले जाते हैं तो थीटा किसके बराबर हो जाता है, 90 डिग्री के बराबर हो जाता है। तो ये ध्यान में रखो, ये पोल्स पे होता है, ये जो जी आप ले रहे हो ना ये पोल्स का है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखो कि अगर आपको एक्चुअल वेट आपको अपना नापना होता है, ठीक है, तो आप कहाँ पे चले जाओ, आप पोल्स पे चले जाओ। पोल्स पे क्या हो जाता है ना कि वो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिल्कुल नील हो जाता है, एंड जो रोटेशन का के वजह से जो आपका एक्सेलरेशन, जो नेट एक्सेलरेशन है जो कम हो रहा था, वो बिल्कुल क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। कॉस 90 की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो। तो ये पूरा टर्म ही जीरो हो जाएगा। तो जो आपका नेट एक्सेलरेशन, जो नेट आपको ग्रेविटी फील होगा ना, जो नेट ग्रेविटी फील होगा, वो एग्जैक्टली पोल वाली ही फील होगी। ये चीज ध्यान में रखिएगा। तो ये ओवरऑल क्या है, आपका डेरिवेशन है और कुछ भी नहीं। बट यहाँ पे क्या बोला है कि ऑब्जेक्ट वेट एट द इक्वेटर गिव्स द सेम रीडिंग एज द रीडिंग टेकन एट अ डेप्थ डी बिलो द अर्थ सर्फेस। तो इक्वेटर पे जो आपकी रीडिंग ली जा रही है वो क्या ली जा रही है, जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, राइट। अब ये बोला है कि ये किसके बराबर है, ये बराबर है जी एट सम डेप्थ डी बिलो द अर्थ सरफेस। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, जो ये आपके सरफेस पर है, ठीक है, इसमें ही क्या हो जाएगा, 1 - d/r, ये इसका फॉर्मूला होता है। बस दोनों को इक्वेट करो और डी की वैल्यू आप क्या कर लो, कैलकुलेट लो। तो ये चीजें क्या हो जाएंगी, बड़ी आसान हो जाएंगी। आपका डायरेक्ट फॉर्मूला आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन जी। तो ये बड़ा ही इजी क्वेश्चन था, डायरेक्टली आपको क्या करना था, फॉर्मूले को इक्वेट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड एट अ पॉइंट वेयर द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज जीरो, द ग्रेविटेशनल फील्ड इज नेसेसरी जीरो, द ग्रेविटेशनल फील्ड इज नॉट नेसेसरीली जीरो। ओके देखो यार, ग्रेविटेशनल फील्ड की बात हो रही है, जब भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की बात आती है तो हमेशा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और ग्रेविटेशनल फील्ड के बीच में एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ये वाला, ये वाला बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है। अच्छे से अंडरलाइन करने दो यार इसको, ये अंडरलाइन करने नहीं दे रहा मुझे, एक सेकेंड। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको बिल्कुल भी भूलना मत, ठीक है। ई क्या है आपका, ग्रेविटेशनल फील्ड, ई आपका क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड, और वी क्या है आपका, पोटेंशियल, ठीक है। सो अगर इसने बोला, ध्यान में रखिएगा, अगर आपकी पोटेंशियल की वैल्यू कहीं पे कांस्टेंट हो जाए या बाय डिफॉल्ट पोटेंशियल की वैल्यू ही जीरो हो जाए, तो बाय डिफॉल्ट डीवी बाई डी एक्स के बराबर हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा, एंड ई भी आपका क्या हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा। ई जीरो के बराबर कब होगा, वापिस से रिपीट कर दे रहा हूं, या तो वी आपका क्या हो, कांस्टेंट हो, ठीक है, या फिर वी की वैल्यू ही क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो बाय डिफॉल्ट फॉर्मूले से ही सब कुछ पता चल रहा है कि ग्रेविटेशनल फील्ड इज नेसेसरीली जीरो। अगर आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, क्वेश्चन में क्या बोल दिया उसने कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल किसके बराबर है, जीरो के बराबर है, तो बाय डिफॉल्ट ग्रेविटेशनल फील्ड की क्या हो जाएगा, उसका जीरो हो जाएगा। अब ये तो इसने जीरो का ये वाला केस बोला है, अगर बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जहां पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है, कांस्टेंट होता है। जैसे मैं स्फेयर का केस लेता हूँ, एक स्फेरिकल शेल के बारे में आप पढ़ते हो, तो स्फेरिकल शेल के अंदर में किसी भी पॉइंट पर आप जाओगे तो आपका जो पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, वो कांस्टेंट होता है। ये चीज ध्यान में रखिएगा। सो अंदर में जब आप ग्रेविटेशनल फील्ड की बात करते हो ना, स्फेरिकल शेल के केस में, तो वो क्या हो जाता है, अंदर में जीरो हो जाता है। तो यही रिलेशन है, और कुछ भी रिलेशन नहीं था, वो था -dv/dx, ठीक है। अब यहाँ पे रेडियस है तो इसको आप r ले सकते हो, -dv/dr। तो ये बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा, क्योंकि आप डिफ्रेंशिएशन करते हो कभी भी किसी कांस्टेंट का तो वैल्यू क्या आता है, जीरो आता है। तो ये चीज थोड़ा ध्यान में रखिएगा। कुछ भी पॉसिबिलिटी है, आपको या तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कांस्टेंट भी दे सकता है या फिर डायरेक्टली उसकी वैल्यू जीरो भी बता सकता है, जैसा कि इस क्वेश्चन में है। तो जब भी ऐसा सिनेरियो आए तो आप बाय डिफॉल्ट क्या आंसर करोगे कि उसके अंदर कोई भी ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं है। ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं है तो अंदर में कोई भी ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट नहीं करेगा। ये चीज ध्यान में रखिए। Next question. A particle of mass m is situated at the center of a spherical shell of same mass and radius a. The gravitational potential at a point situated at a/2 distance from the center will be. देखो यार, बात अभी किसकी हो रही है, स्फेरिकल शेल की हो रही है, ठीक है। अभी जस्ट ऊपर मैंने एग्जांपल दिया है और इसने बात की है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की। तो अभी अभी जस्ट मैंने बताया कि देखो स्फेरिकल शेल जो होता है, स्फेरिकल शेल के अंदर जो आपकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होती है वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है एवरीवेयर। जो आपका क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एवरीवेयर, जहां पे भी आप जाओ, इस सर्कल जो भी स्फेरिकल शेल है इसके अंदर कहीं भी चले जाओ, आपका जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, है कि नहीं, v इज इक्वल टू कांस्टेंट।
अब कोई एक दूसरा मास है, मान लो ये a/2 डिस्टेंस पर है, फ्रॉम द सेंटर बोला है ना, तो ये a/2 डिस्टेंस पर हो जाएगा। ये दो a/2 डिस्टेंस, ये आपका सेंटर है, और यहाँ पर एक दूसरा कोई मास आपने रख रखा है जो a/2 डिस्टेंस पर है सेंटर के। तो इसने बोला है कि भाई बताओ कि उस पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना लग रहा होगा। तो सबसे पहली बात तो जब भी आप पोटेंशियल निकालोगे, एक तो सबसे पहले वो जिस भी फील्ड में है या फिर जहां पे भी वो प्लेस्ड है, सबसे पहले आप देखो कि उसके सराउंडिंग में कितना पोटेंशियल है या क्या पोटेंशियल है। तो सबसे पहले तो देखो, ये जो बॉडी होगी, ये बॉडी का जो नेट पोटेंशियल होगा वो सबसे पहले तो शेल की वजह से भी होगा, क्योंकि वो कहां पर रखा हुआ है, एक कांस्टेंट पोटेंशियल के प्लेस पर रखा हुआ है। वो पूरे रीजन में क्या है, पोटेंशियल कांस्टेंट है। तो एक तो उसके वजह से, और दूसरा उस पार्टिकल के खुद के वजह से। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखिएगा। द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट अ पॉइंट सिचुएटेड एट a/2 डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। एक तो ड्यू टू शेल की वजह से और दूसरा पार्टिकल की वजह से। तो आप डायरेक्टली क्या कर लोगे, कैलकुलेट कर लोगे। फॉर्मूला आपको पता ही है, -gm/r होता है। तो अंदर जितनी भी जो भी आपकी अंदर की वैल्यू होती है वो क्या होती है, gm/r। इसका रेडियस आज कितना दे रखा है टोटल, इसका रेडियस a दे रखा है। तो ये शेल की वजह से बाय डिफॉल्ट कितना हो जाएगा, -gm/a। वो हर जगह सेम रहेगा। ठीक है, और जिस पॉइंट पर आप जा रहे हो उस पॉइंट पे आप क्या निकालोगे, पार्टिकल की वजह से निकाल लो। तो ये बाय डिफॉल्ट आपका क्या हो जाएगा, -gm/। अब वो कितने डिस्टेंस पर है सेंटर से, वो a/2 डिस्टेंस पर है। तो ये a/2 डिस्टेंस, ये प्लस ही किया है मैंने, इसकी वैल्यू बस क्या होती है, माइनस में होती है, -gm/r। ठीक है, तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो -gm/a -gm, ये 2 ऊपर चला जाएगा, एंड ए जब ये कैलकुलेट करोगे तो -3gm/a। ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट, एज्यूमिंग द रेडियस ऑफ अर्थ हैज r, the change in gravitational potential energy of a body of mass m when it is taken from earth's surface to a height 3r above its surface। ध्यान में रखिए, उसने क्या बोला है कि आप कहां लेके गए हो, एक तो सबसे पहले ऊपर लेके गए हो। ठीक है, एंड हाइट 3r above its surface, मतलब उसके सरफेस से हाइट 3r ऊपर लेके गए हो। तो सेंटर से कितना डिस्टेंस हो जाएगा, खुद सोचो। जो रेडियस है, अर्थ का जो रेडियस है, मैंने हमेशा बोला है कि जो भी ये आर का कैलकुलेशन होता है वो सेंटर से होता है। तो ये तो आप बाय डिफॉल्ट आपके पास क्या है, आर है। अब और आप ऊपर कितना लेके गए हो, 3r डिस्टेंस और ऊपर लेके गए हो। तो ये नेट नेट डिस्टेंस कितना हो गया उस पार्टिकल का, देखा जाए तो 4r हो गया, है कि नहीं। और निकालना क्या है, पोटेंशियल निकालना है। उसका क्या निकालना है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला में मैंने बताया था कि देखो उसमें क्या आ जाता है, स्मॉल एम आ जाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे देखो स्मॉल एम यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो जब आप क्या करोगे, सबसे पहले तो इसका ये निकाल लो, जी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितना आ जाएगा, 3r डिस्टेंस पे -gmm अपॉन टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 4r हो गया। और सिंपली चेंज निकालना है, पहले कहा था, कहाँ पे था वो, सरफेस पे था। तो पहले यहाँ पर जब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी देखोगे तो -gmm/r था। तो कभी भी चेंज निकालते हो, कभी भी सिचुएशन में अगर आपको चेंज निकालना रहेगा, चेंज का मतलब ही क्या होता है सर, चेंज का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनली कितना वैल्यू है, इतना है, इनिशियली कितना था, इतना था। तो सिंपली आप क्या कर दोगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दोगे। तो -gmm, ये हो गया फाइनल, माइनस इनिशियल, इनिशियल खुद कितना है, -gmm/r। ठीक है, सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A planet revolves about a sun in elliptical orbit. The aerial velocity of the planet is this. Okay, so aerial velocity ये बोल रहा है। aerial velocity मतलब क्या है इसमें, एरिया स्वेप्ट वाली जो है ना, एरिया स्वेप्ट पर यूनिट टाइम, उसको क्या बोलोगे, एरियल वेलोसिटी ऑफ द प्लैनेट इज 4.0 इंटू 10⁻16 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर, पर यूनिट टाइम मतलब सेकेंड, सो मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, एरियल वेलोसिटी को है ना काइनेमेटिक विस्कोसिटी मत समझ लेना। ठीक है, द लीस्ट डिस्टेंस बिटवीन प्लैनेट एंड द सन इज 2 इंटू 10⁻12 मीटर। देन द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द प्लैनेट इन किलोमीटर पर सेकेंड इज। देखो हमेशा बोला गया है कि जो एरिया स्वेप्ट होता है पर यूनिट टाइम वो हमेशा कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो एरिया स्वेप्ट पर यूनिट टाइम हमेशा कांस्टेंट होता है, और ये किसके बराबर होता है, L/2m। ठीक है, तो जब मैंने आपको पहले भी ये चीज बताया था कि जब आप क्या करोगे, L को mvr से क्या करोगे, रिप्लेस करोगे। तो ध्यान में रखो, m तो वैसे भी क्या होता है, कांस्टेंट होता है, 2 वैसे भी कांस्टेंट है, तो L को कांस्टेंट होना पड़ेगा।
बट एक चीज है कि जब भी क्या होता है ना, जैसे ये एलिप्टिकल ऑर्बिट है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा हल्का सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये एलिप्टिकल ऑर्बिट है, ये आपका मान लो क्या है, आपका फोकस है जहाँ पे आपका सन सिचुएटेड होता है। तो होता क्या है कि मान लो कि ये चीज देख लो, मान लो कि कोई बॉडी है, वो उसी टाइम फ्रेम में यहाँ से यहाँ पर आता है, तो ये उसका एरिया स्वेप्ट हुआ उस टाइम फ्रेम में। ठीक है, अगर वही टाइम फ्रेम जब तुम कहाँ पे देखोगे, इस तरफ देखोगे ना पास में, तो वो कुछ ऐसा रहेगा, वो कुछ इस टाइप का रहेगा। कहने का मतलब ये जो एरिया आपका स्वेप्ट है वो एग्जैक्टली exactly किसके बराबर होगा, वो आपके इस एरिया स्वेप्ट के बराबर होगा सेम टाइम फ्रेम में। बट वही चीज ध्यान में रखो कि ये देखो कितना जल्दी ये सिर्फ यहां से यहां तक गया, है कि नहीं। जब ये दूर था तो ये सिर्फ यहां से यहां तक गया, यहां पर वेलोसिटी आपकी क्या होती है, लेस होती है। लेकिन उसी टाइम फ्रेम में जब ये फोकस के पास था तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा तेज हो जाती है। ठीक है, ये हो गया वी मोर बोल सकते हो, या फिर हाई बोल सकते हो, या मैक्स बोल सकते हो। इस रीजन में इसकी वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम रहेगी, तभी एरिया स्वेप्ट क्या होगा आपका, सेम आएगा। तो जब आप क्या निकालोगे यहाँ पर, एंगुलर मोमेंटम निकालोगे ना, तो हमेशा एम तो वैसे भी कांस्टेंट होता है, ठीक है, वी और आर, तो हमेशा जहां पे एम मैक्सिमम होगा वहां पे आर क्या होगा, मिनिमम होना ही पड़ेगा। अगर आपको क्या चाहिए, दोनों जगह एंगुलर मोमेंटम सेम चाहिए, यहाँ पे भी एल ही होगा, यहाँ पे भी एल ही होगा। ठीक है, बट एक जगह क्या है, वेलोसिटी लेस है। अगर कहीं पे वेलोसिटी लेस है तो वहां पर जो आर की वैल्यू है वो क्या होगी, मैक्सिमम ही होगी। तो ये देखो यहाँ पर आर क्या है, मैक्सिमम है, दैट्स वाई वहां पर वी क्या है, लेस है। यहाँ पर आर क्या है, मिनिमम है, दैट्स वाई यहाँ पर वी क्या है, ज्यादा है। जस्ट बिकॉज की एंगुलर मोमेंटम क्या हो, सेम रहे, एंड एंगुलर मोमेंटम सेम रहेगा तो जो आपका नेट एरिया स्वेप्ट है वो क्या रहेगा, पर यूनिट टाइम वो कांस्टेंट रहेगा। ये चीज आप ध्यान में रखिए, उसकी वैल्यू एल अपॉन टू एम के बराबर होती है। तो यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, द लीस्ट डिस्टेंस बिटवीन द प्लैनेट एंड द सन इज, लीस्ट डिस्टेंस दे रखा है, मतलब आर मिनिमम दे रखा है। तो बाय डिफॉल्ट आप क्या निकाल लोगे वहां से, उसका वी मैक्स निकाल लोगे, और वही आई थिंक क्वेश्चन में आपसे पूछा भी है, दैट इज मैक्सिमम स्पीड ऑफ द प्लैनेट इन किलोमीटर पर सेकेंड। तो सिंपली वैल्यू को पुट करो और अपने आंसर को क्या करो, कैलकुलेट करो। डी ए बाई डी टी ऑलरेडी तुम्हें दे रखा है, आर मिनिमम ऑलरेडी क्वेश्चन में प्रेजेंट है, वैल्यू पुट करो, अपना आंसर निकालो। आई होप ये चीज आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा। नेक्स्ट इज इन planetary motion, the areal velocity of position vector of a planet depends on angular velocity omega and the distance of the planet from sun r. If so, the correct relation for the aerial velocity is, ये तो आई थिंक आपको ऑलरेडी पता ही है, डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू हाफ वी इंटू आर होता था। जैसे ही एल को हम एम वी आर पुट करते थे तो हम बोल सकते हैं कि इट इज प्रोपोर्शनल टू वी आर, और वी को जैसे ही हम लोग आर ओमेगा पुट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, आर ओमेगा स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो आई थिंक आर ओमेगा स्क्वायर ये वाला है। ठीक है, ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, सॉरी, आर स्क्वायर ओमेगा, सॉरी सॉरी माय मिस्टेक, ओमेगा आर स्क्वायर। ठीक है, आर स्क्वायर ओमेगा जो आपको बोलना है, ये आपका ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। ओके, next question. The period of moon's rotation around the earth is nearly 29 days. If the moon's mass were twofold its present value and the all other things remain unchanged, the period of moon's rotation would be, देखो हम हमेशा केपलर्स लॉ देखते आ रहे हैं, इट इज टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, या फिर टी प्रोपोर्शनल टू आर टू द पावर 3/2, है कि नहीं। कहीं पे कोई मास का चक्कर नहीं है, कहीं पे कोई मीडियम का चक्कर नहीं है, तो इन सब पे कोई डिपेंडेंसी नहीं होता है, ये चीज ध्यान में रखो। मतलब ना ही कोई मास पे डिपेंडेंसी, ना ही कोई मीडियम पे डिपेंडेंसी, कुछ भी नहीं रहेगा। समझ में आया, तो ये चीज ध्यान में रखिए। तो आपका जो आंसर है वो आज भी क्या हो जाएगा, 29 का 29 ही रह जाएगा। Next question. If three masses, equal masses m are placed at the three vertices of an equilateral triangle of side 1 by m, then what force acts on the particle of mass 2m placed at the centroid? देखो यार, एक नॉर्मल सा एक कॉन्सेप्ट समझ लो। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखा है, जब भी कोई इक्विलिब्रियम वाला सिचुएशन आ जाए, सॉरी मतलब सिमेट्री वाला, कभी भी कोई सिमेट्रिकल आपको डायग्राम दे दे, और जो एग्जैक्टली मिड पॉइंट है या जो सेंट्रॉइड वाला जो सिचुएशन है, जब भी वहां पर आप कोई भी मास रखो, कितना भी बड़ा छोटा मास रखो,
हमेशा जो वहां पर नेट फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सिमेट्री मेंटेन रहने चाहिए, कहने का मतलब सारे जो डिस्टेंसेस हैं, बाकी जितने मासेस हैं, सब आपस में क्या होने चाहिए, सेम रहने चाहिए। तो जब भी सिमेट्री मेंटेन रहेगी, अंदर में फोर्स क्या हो जाएगा आपका, ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो हो जाएगा। बट हाँ, ये चीज ध्यान में रखिएगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कभी भी जीरो नहीं होगा, बिकॉज इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सो होता क्या है कि सबका डायरेक्शन आपस में क्या रहता है, उल्टा रह जाता है, मतलब उल्टा हो जाता है, किसी का सीधा है, किसी का उल्टा है, किसी का लेफ्ट है, किसी का राइट है, या फिर कोई इंक्लाइंड भी है तो दूसरी तरफ उसका उल्टा इंक्लाइंड है, तो जब कंपोनेंट लेते हो तो ऑटोमेटिक सब क्या हो जाते हैं, उसके कंपोनेंट्स भी कैंसल आउट हो जाते हैं। सो दैट्स वाई जब भी कोई सिमेट्रिकल फिगर दे दे और वहां पर इन बिटवीन जो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है या फिर जो भी सेंट्रॉइड है, अगर वहां पर आप कोई मास रखते हो तो इट विल कैंसल ऑल द फोर्सेस टू ईच अदर एंड द नेट फोर्स विल बी बिकमिंग जीरो। आपका पूरा नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। एंड दैट्स वाई किसी भी सिमेट्रिकल केस में आपका आंसर क्या हो जाएगा, जीरो होगा। बट किस केस में, ओनली इन केस ऑफ फोर्स। जब बात पोटेंशियल की आएगी, पोटेंशियल के केस में कभी भी जीरो नहीं होगा। सारे मासेस की वजह से जो भी पोटेंशियल होगा वो एडअप ही होगा, बिकॉज इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। समझ में आया? तो थोड़ा सा ध्यान रखना कि फोर्स पूछा है या पोटेंशियल पूछा है। फोर्स पूछे किसी भी सिमेट्रिकल केस में, चाहे वो आपका स्क्वायर ही क्यों ना हो, स्क्वायर हो गया, अब इसके सेंटर पे तुमने कोई मास रख दिया, बाकी हर जगह क्या है, वैसा ही सिमिलर मास है। तो इन सब मासेस का जो डिस्टेंस है वो छोटे वाले से क्या हो जाएगा, सबका देखो डिस्टेंस क्या है, सेम है। जो जो भी फोर्स एक्ट करेगा वो नेट रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये चीज ध्यान में रखो, यहाँ पे भी फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो। जब भी कोई सिमेट्रिकल सिचुएशन बने वहां पे आपका आंसर क्या होगा, जीरो होगा, इन केस ऑफ फोर्स, ना कि इन केस ऑफ पोटेंशियल। पोटेंशियल के केस में सारे एडअप हो जाते हैं। Next, two particles of equal mass m go around a circle of radius r under the action of their mutual gravitational attraction. The speed of each particle with respect to their center of mass is। देखो यार, दो पार्टिकल हैं इक्वल मास के, और जैसे मान लो यहाँ पे डायग्राम दे भी रखा है, ठीक है, और दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, सर्कल में रिवॉल्व कर रहे हैं, गो अराउंड अ सर्कल, राइट, ऑफ रेडियस कैपिटल आर। रेडियस भी कैपिटल आर आपको दे रखा है। द स्पीड ऑफ ईच पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू देयर सेंटर ऑफ मास इज। सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में उनकी स्पीड क्या होगी। ये देखो, सबसे पहले कभी भी ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले सबसे पहले उसने कंडीशन क्या दे रखी है, सर्कुलर मोशन। अगर मैकेनिक्स के लेक्चर आपने देखा होगा तो सर्कुलर मोशन में मैंने हमेशा बोला कि देखो, अगर ये जब भी आपका क्या है, डिस्टेंस सेंटर से सेम रह रहा है, कहने का मतलब कि आपका जो नेट फोर्स है वो क्या है, उस बॉडी पे जीरो है। दैट्स वाई वो डिस्टेंस कभी भी चेंज नहीं हो रहा एंड वो सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहा है, एक सर्कुलर मोशन कर रहा है, बिकॉज ऑफ दैट सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, वही उसको सर्कुलर मोशन में क्या करता है, घुमाता है। वो चीज मैंने आपको बताया भी होगा। तो अगर नेट फोर्स जीरो है तो अगर एक कोई फोर्स अंदर की तरफ एक्ट कर रहा है तो एक बाहर की तरफ भी एक्ट करेगा, है कि नहीं। अब अंदर की तरफ कौन सा एक्ट कर रहा है, इन दोनों मास के बीच में या फिर इन दोनों मास के बीच में कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है, यही तो ग्रेविटेशनल फोर्स है, अंदर की तरफ, है कि नहीं। तो सिमिलर एग्जैक्टली सेम मैग्नीट्यूड का एक फोर्स बाहर भी लग रहा होगा, जिसको क्या बोलते हो, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हो, है कि नहीं। और वही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किसके बराबर होता है, एम ओमेगा स्क्वायर आर, या फिर एम वी स्क्वायर बाई आर। इसको क्या लिख सकते हो, एम वी स्क्वायर बाई आर लिख सकते हो, है कि नहीं। अब एम वी स्क्वायर बाई आर किसके बराबर हो जाएगा, बस ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर हो जाएगा, जी एम वन एम टू। तो जी एम इंटू एम दोनों सेम मास के थे, अपॉन आर स्क्वायर, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, इन दोनों के बीच का देखो, रेडियस रेडियस कितना हो जाएगा, टू आर हो जाएगा। तो डिस्टेंस का होल स्क्वायर, बस इसको क्या कर दो, बराबर कर दो, और तुमको क्या निकालना था, उसका स्पीड ही तो निकालना था, इसलिए मैंने डायरेक्टली इस फॉर्मेट में लिखा। अगर उसने बोलता एंगुलर स्पीड निकालो तो मैं ओमेगा के फॉर्मेट में लिखता, बट इसने क्या बोला, सिंपल स्पीड बोला है, तो मैं डायरेक्टली किसके फॉर्मेट में लिखूंगा, वी स्क्वायर के फॉर्मेट में लिखूंगा। तो डायरेक्टली तुम यहाँ से क्या कर सकते हो, वी स्क्वायर निकाल सकते हो। सो सिंपली ये तो क्वेश्चन बड़ा ही इजी था, नॉर्मल इक्विलिब्रियम वाला सिचुएशन आपको क्या करना था, डालना था। ठीक है, वैसे तो सर्कुलर मोशन में कोई भी चीज इक्विलिब्रियम पे नहीं होती है, बट जो नेट फोर्स है वो आपका क्या हो जाएगा, सेम रहेगा, अगर सेंटर से जो मासेस का जो डिस्टेंस है वो हमेशा क्या है, कांस्टेंट है, उसमें अगर कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है तो ऑफकोर्स नेट फोर्स क्या है, उन दोनों के बीच में जीरो है। अब सर्कुलर मोशन क्यों हो रहा है,
वो मैंने आपको मैकेनिक्स में एक्सप्लेन कर दिया था कि कौन सा एक्सेलरेशन उसको सर्कुलर मोशन करवा रहा है और कौन सा एक्सेलरेशन उसको टेंजेंशियल स्पीड दे रहा है। ठीक है, दोनों के फैक्टर्स मैंने अलग अलग आपको एक्सप्लेन कर रखे थे। तो आई थिंक इस क्वेश्चन में भी आपको कोई इशू नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट इज, इफ सडनली द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द अर्थ एंड अ बॉडी रिवॉल्विंग राउंड इट बिकम्स जीरो, देन द बॉडी विल। देखो यार, मैंने वापस से वही चीज मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगेन एंड अगेन क्वेश्चंस उसी के आसपास बार बार घूम रहे हैं। मैंने आपको मैकेनिक्स में एक चीज बताया था कि देखो यार, जब भी कोई बॉडी सर्कुलर मोशन करता है, ठीक है, उसमें दो टाइप के एक्सेलरेशन आते हैं। एक तो रहता है उसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और एक होता है उसका अंदर सेंट्रीपीटल एक्सेलरेशन, है कि नहीं। सेंट्रीपीटल एक्सेलरेशन हमेशा रोटेशन कॉज करता है, मतलब जो सर्कुलर मोशन जो ये कर रहा है ना, वो ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वजह से कर रहा है। और अगर स्पीड कोई मैनिपुलेट आपको करना है, तो ये कौन मैनिपुलेट करता है? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मैनिपुलेट करता है। ठीक है, अब जो ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, ये कौन दे रहा था? देखो, मान लो कि बीच में सन है और ये तुम्हारा अर्थ है, तो दोनों के बीच में क्या लग रहा है? आज ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है। तो अंदर की तरफ जो फोर्स लग रहा है वो बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा? वो एक सेंट्रीपिटल फोर्स के तरह ही क्या करेगा? वो एक्ट करेगा। तो ये चीज ध्यान में रखिए, ग्रेविटेशनल फोर्स तो क्या कर रहा था? ये ग्रेविटेशनल फोर्स ही अंदर में उसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा था, जिसके वजह से वो सर्कुलर मोशन कर रहा है। ठीक है, दूसरा क्या है कि अगर जैसे वो घूम रहा है तो उसमें क्या होगा? एक टेंजेंशियल वेलोसिटी भी होगा, है कि नहीं। तो अगर एकदम से तुम क्या कर दोगे? ग्रेविटेशनल फोर्स को क्या कर दोगे? खत्म कर दोगे, तो अंदर का फोर्स एकदम से क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। अब अंदर की तरफ कोई नेट फोर्स आएगा ही नहीं। अब अंदर की तरफ कोई नेट फोर्स आएगा ही नहीं, तो सिर्फ और सिर्फ क्या रह जाएगा? क्योंकि देखो, सर्कुलर मोशन में था तो नेट इनवर्ड इज इक्वल टू नेट आउटवर्ड। ठीक है, तो ये बाहर की तरफ एम ओमेगा स्क्वायर तो क्या रह जाएगा? बाय डिफॉल्ट आज भी एक्ट कर ही रहा होगा, कोई भी बॉडी सर्कुलर मोशन करती है तो ऑफकोर्स एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उस पर एक्ट करता ही है, वो बाहर की तरफ फेंक जाएगा। अगर एकदम से रस्सी काट दोगे ना, अगर बीच में कोई, देखते हो ना बहुत बार एक लड़का है अपने हाथ से एक रस्सी क्या करता है, यहाँ पे पत्थर लटका देता है और वो उसको क्या करता है? घुमाता है। तो हमेशा क्या करोगे? जैसे ही ये रस्सी छोड़ दोगे, वो बाय डिफॉल्ट क्या हो जाता है? बाहर की तरफ फेंक जाता है। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि अंदर की तरफ अब कोई भी टेंशन एक्ट नहीं कर रहा। ठीक है, जब स्ट्रिंग के केस में क्या होगा? जो फोर्स टेंशन अंदर में स्ट्रिंग में है, वही एज अ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा, वही एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट कर रहा था उस सर्कुलर मोशन में। आज अगर तुमने उस स्ट्रिंग को छोड़ दिया है, तो अंदर की तरफ लगने वाला फोर्स एकदम से क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, और सिर्फ उसमें क्या रह जाएगा? बाहर की तरफ एम ओमेगा स्क्वायर आर, और इस तरफ जो भी उस पर फोर्सेज एक्ट कर रहे थे बिकॉज ऑफ इट्स मोमेंटम, वो एक्ट करेगा। एंड जो नेट फोर्स कैलकुलेट करोगे वो कुछ इस तरफ आ जाएगा। अच्छा, जब वो आपस में बाइंडेड होंगे तब सिर्फ किस तरफ होगा? मैकेनिक्स में भी मैंने आपको बताया था कि जो नेट, जो आपकी वेलोसिटी होती है ना, वो किस तरफ होती है? इस तरफ होती है। आप किसी भी पॉइंट पे चले जाओ, जब सारी चीजें सही हैं, तो जो आपकी नेट वेलोसिटी होती थी या नेट एक्सेलरेशन होता था, वो कुछ इस डायरेक्शन में होता था। मैंने आपको बताया भी था मैकेनिक्स में। ठीक है, तो और एकदम से क्या हो जाएगा? अंदर वाला फोर्स आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा? सिर्फ ये वाला पार्ट बचेगा आपका। और जैसे ही सिर्फ ये वाला पार्ट बचेगा, तो बॉडी विल ओनली मूव इन इट्स टेंजेंशियल डायरेक्शन एट दैट पॉइंट। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, मूव टेंजेंशियल टू द ओरिजिनल ऑर्बिट विद द सेम वेलोसिटी। अंदर की तरफ कुछ है नहीं, जिस वेलोसिटी पे वो होगा उसी वेलोसिटी से वो बस टेंजेंशियल में क्या हो जाएगा? चलता चला जाएगा। अब कोई अंदर की तरफ फोर्स है नहीं, तो कोई अंदर की तरफ नेट फोर्स मिलेगा नहीं। अंदर की तरफ नेट फोर्स मिलेगा नहीं, तो न्यूटन सेकंड लॉ से कोई अंदर की तरफ नेट इनर्शिया आएगा ही नहीं। अंदर की तरफ नेट इनर्शिया कुछ आएगा नहीं, तो अंदर का सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आएगा नहीं। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन नहीं आएगा, तो जो रोटेशन कॉज कर रहा था, जो सर्कुलर रोटेशन उसको कॉज कर रहा था, वो सर्कुलर रोटेशन आज होगा ही नहीं, है कि नहीं। तो ये चीज आपको बस ध्यान में रखना है, नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है, बाकी सारी चीजें आपकी कवर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a straight rod of length L extends from x to a to x to L plus a. Find the gravitational force it exerts on the point mass small m at x equal to 0 if the linear density of rod mu is equal to this one. देखो यार, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसने क्या दे दिया? लीनियर डेंसिटी दे दिया। लीनियर डेंसिटी देने का मतलब क्या होता है कि जो मास है, मास इज नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड।
समझ में आया? आज जो भी बॉडी है, आज इन जनरल कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले आप क्या करते थे? आप ये काम करते थे कि सर जो भी उसका मास है वो हम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मानते थे और उसके सेंट्रॉइड पे ही हम लोग अपना सेंटर ऑफ ग्रेविटी मान के चल देते थे, है कि नहीं? तो आज अगर कोई मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है तो सबसे पहले तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि या तो हम उसका सेंट्रॉइड फाइंड आउट करें एंड वहां से सारी कैलकुलेशन करें, क्योंकि हमें जब भी कोई डिस्टेंस लेना होता है तो उसके सेंट्रॉइड से लेना होता है, ठीक है? चलो वो तो रही बात की बात। बट मास आपका क्या है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। तो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है टोटल मास कैलकुलेट करना। जो आपको लीनियर डेंसिटी दी गई है, इस फॉर्मूले से सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? टोटल मास कैलकुलेट करना पड़ेगा। एंड वो टोटल मास से आप क्या करोगे? सबसे पहले देखो, एक ये पॉइंट मास दे रखा है, तो पॉइंट मास यहाँ पर है, तो ये मान लो टोटल मास m आ जाएगा। ये टोटल मास m कैसे निकालोगे? लीनियर डेंसिटी दे रखा है। लीनियर डेंसिटी मतलब पर यूनिट लेंथ कितना मास है। तो आप क्या करोगे? आप कुछ भी नहीं करोगे, पर यूनिट लेंथ उतना है ना। तो अगर इसको म्यू मानते हो, इसको म्यू बोल रखा है इसने, तो आप क्या ये पर यूनिट लेंथ है, ध्यान में रखना, ये पर यूनिट लेंथ है, तो आप उसको पहले लेंथ से मल्टीप्लाई करो, तब जाके आपको टोटल मास मिलेगा। बट यहाँ पर तो क्या है, हम यहाँ पर को तो पूरा लेंथ भी नहीं पता है, बट हाँ लेंथ ये दे रखा है आपको, लेंथ एक्सटेंड्स फ्रॉम x इक्वल टू a टू l प्लस ए, ये चीज आपको दे रखा है। तो उसने लिमिट दे रखी है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर वेरिएबल कौन है? लेंथ वेरिएबल है, दैट्स वाई हम यहाँ पर इसको dx के फॉर्मेट में लिखेंगे। और पूरा मास कैलकुलेट करने के लिए हम क्या कर देंगे? इंटीग्रेट कर देंगे, कहाँ से? a से l प्लस ए तक। ये आपको टोटल मास दे देगा, ठीक है? या तो फिर ये काम करो, या फिर दूसरा काम क्या कर सकते हो कि जो फोर्स लिखोगे, पहले फोर्स क्या लिखते थे? जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, यही चीज लिखा करते थे ना। आज वही डिस्टेंस क्या है हमारा? कांस्टेंट नहीं है। तो आज वही डिस्टेंस अगर कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि देखो जो भी मास है, मास के रिस्पेक्ट में ही, क्योंकि अलग अलग जगह पे क्या है, अलग अलग मास है, या तो आप क्या करो उसका सेंट्रॉइड ये सब निकालो, तो वो बड़ा लंबा हो जाएगा। उससे बेटर है कि जो भी आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मास नहीं है, ठीक है, आप एक क्या कर लो, एक स्ट्रैप कंसिडर कर लो, और एक स्ट्रैप के करस्पॉन्डिंग ही क्या कर लो, इंडिविजुअल जो भी आपका क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स आता है, उसकी वजह से आप उसको एक साथ सम अप कर दो, ठीक है? वो ज्यादा फेवरेबल हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हमने जी तो ऑलरेडी यूनिवर्सल कांस्टेंट है, एक पॉइंट मास हमें ऑलरेडी पता है, दूसरा मास निकालने के लिए हमने क्या कर दिया, या तो उसको इंटीग्रेट किया, या फिर डायरेक्टली हमने क्या कर दिया, उसको बोला कि भाई म्यू इंटू डी एक्स बोल दिया, पूरा डिफरेंशियल फॉर्मेट में लिख दिया, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा। आज यहाँ पर इसको डिफरेंशियल फॉर्मेट में लिखा है, तो उस छोटे से मतलब एक जो स्ट्रैप यहाँ पे आपने कंसिडर किया है ना, सिर्फ उतना कंसिडरेशन आपने लिया है। यहाँ तक का मास कितना हो जाएगा, उसका लीनियर डेंसिटी म्यू है, और उसका लेंथ आपने कितना कंसिडर किया, सिर्फ dx, सो म्यू इंटू डी एक्स, उसका इस सिर्फ स्ट्रिप का ही कितना होगा, इतना मास होगा, म्यू इंटू डी एक्स। तो इसके वजह से लगने वाला फोर्स भी कितना होगा, सिर्फ df होगा। ओके, तो ये आपने कंसिडरेशन ले लिया। अब आपको टोटल फोर्स निकालना है, तो इधर भी इंटीग्रेट करो, इधर भी इंटीग्रेट करो। समझ में आया? तो ये चीज आपका क्या हो जाएगा, जीरो से लेकर एफ तक कर लो, या फिर जहां से जो भी, और तो कुछ दे नहीं रखा है उसने, जीरो से लेकर एफ तक करो। और यहाँ पे वेरिएबल कौन है, एक्स है। एक्स का लिमिट कहाँ से कहाँ तक लोगे, एल से लेकर एल प्लस ए तक लोगे। बस वैल्यू पुट करो और अपना आंसर कैलकुलेट लो, ठीक है? म्यू की वैल्यू आपको दे रखी है ए प्लस बी एक्स, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर जी को बाहर ले लो, एक स्मॉल एम को बाहर ले लो, और यहाँ पे इंटीग्रेशन में म्यू के जगह पर ए प्लस बी एक्स स्क्वायर है ना, बी एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे इंटू डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये पूरा इंटीग्रेशन है जीरो से लेकर एल प्लस ए तक, तो ये जी एम, और अंदर में क्या हो जाएगा, ए अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी इंटू डी एक्स, और इसकी जो लिमिट होगी जीरो से एल प्लस ए तक होगी। ए अपॉन एक्स स्क्वायर, वन अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करोगे, माइनस वन अपॉन एक्स आ जाएगा, लिमिट अपना पुट कर लेना। बी का क्या हो जाएगा, बी इंटू क्या हो जाएगा, ये आपका बी इंटू क्या हो जाएगा, एक्स आ जाएगा ना, एक्स की लिमिट जीरो से एल, सॉरी ए से एल प्लस ए तक, ठीक है, सॉरी ए से एल प्लस ए तक। तो एल प्लस ए माइनस ए सिंपली एल रह जाएगा, तो बी इंटू एल यहाँ पर आ जाएगा। इंटीग्रेशन है और कुछ भी नहीं है, डायरेक्टली जो आंसर आता है अपना उस पर टिक कर लेना। तो देखो बेटर रहेगा, जब भी लीनियर डेंसिटी दे दे तो आप क्या करो, एक मतलब स्ट्रैप कंसिडर करके सिंपली क्या कर दो, इसको ही पूरा इंटीग्रेट कर दो। इंडिविजुअल जितने स्ट्रैप हैं उसका मास की वजह से उस पॉइंट मास पे कितना फोर्स लग रहा है, उन सारे छोटे छोटे फोर्सेस को क्या कर दो, आप इंटीग्रेट कर दो।
ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट भी मैंने ऑलरेडी मैकेनिक्स में बता रखा है, सो अभी ज़्यादा एक्सप्लेन करने से कोई मतलब है नहीं। नेक्स्ट, टू कॉन्सेंट्रिक यूनिफॉर्म शेल्स। देखो शेल्स की बात आ गई है, जैसे ही शेल्स की बात आती है थोड़ा सा शांत हो जाना है, थोड़ा सा एक्टिव हो जाना है। यूनिफॉर्म शेल्स ऑफ मास m1 and m2 are as shown in the figure. A particle of mass small m is located just within the shell m2. ओके, ये देखो बड़ा वाला शेल m2 है, उसके जस्ट अंदर आपका पॉइंट मास है, जस्ट अंदर। अब आपको तो पता है कि सर कोई भी शेल होता है, शेल के अंदर क्या होता है, हमारा जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है उसकी वजह से वो कांस्टेंट रहता है थ्रू आउट। ठीक है, एंड क्योंकि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो जीरो आ जाएगा। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करने पे क्या होता है, जीरो आता है। सो उसके वजह से अंदर में कोई फोर्स नहीं लगेगा। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कभी भी m2 के वजह से नहीं लगेगा। ये हमने पहले भी इसके न्यूमेरिकल्स में मैंने आपको ये चीज बता दी थी। मैंने वहां पे बताया था कि E इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी एक्स। बताया था कि नहीं बताया था? आज यहाँ पे वही x क्या हो जाएगा, r के बराबर हो जाएगा, जो भी डिस्टेंस आप ले रहे हो। तो हमेशा ये चीज क्या हो जाएगी, ये जीरो हो जाएगी इनसाइड द शेल, इनसाइड द शेल। तो ये m2 के वजह से तो क्या हो जाएगा, ये m2 के वजह से तो बिल्कुल जीरो हो जाएगा। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन m ड्यू टू m1 एंड m2। अब उसने m1 और m2 के लिए पूछ लिया, अब m2 की वजह से तो टोटली जीरो हो जाएगा। और m1 को जब हम देखने जाएंगे तो m1 के लिए तो ये क्या है, ये बाहर में है। m1 के लिए ये बाहर में है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, तो आप डायरेक्टली इसका क्या कर सकते हो, जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, ये डायरेक्टली आप निकाल सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा, जी m1 स्मॉल पॉइंट मास ये हो गया, और अपॉन डिस्टेंस कितना है यहाँ से, देखो इसके इस वाले से इसके सेंट्रॉइड से कितना डिस्टेंस है, बी डिस्टेंस है, तो अपॉन बी स्क्वायर। सिंपल सा बात ये था कि देखो m2 के वजह से देयर विल बी नो ग्रेविटेशनल फोर्स। क्यों? क्योंकि इसके अंदर प्रेजेंट है, और अंदर प्रेजेंट होने की वजह से, क्योंकि वो शेल था अंदर में, सिर्फ उसके वजह से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, और उसकी एज अ रिजल्ट ग्रेविटेशनल फोर्स उसकी वजह से जीरो हो जाएगा। तो जो भी फॉर्मूला है उसमें m2 तो कभी नहीं आएगा, तो ऑप्शन सी तो पहले ही गलत हो गया था। ठीक है, और अपने को पता है कि भाई जो भी उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा वो सिर्फ और सिर्फ m1 की वजह से ही लगेगा। ठीक है, हाँ अगर ये सॉलिड स्फीयर होता तो अंदर का वेरिएशन डिफरेंट होता है, ध्यान में रखना। ठीक है, वहां पर अंदर में पोटेंशियल कांस्टेंट नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the distance of earth is halved from the sun then the number of days in a year will be। देखो डिस्टेंस उसने बोला है, अब हमको तो पता है कि यार ठीक है, डिस्टेंस जब भी आप क्या करते हो, चेंज करते हो, तो टाइम पीरियड भी चेंज होता है। हमको पहले ही पता है कि टी इज प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, तो टी इज प्रोपोर्शनल टू आर टू द पावर 3/2, है कि नहीं? तो ये T2/T1 जो कैलकुलेट करते हो वो क्या हो जाएगा, R2/R1 टू द पावर 3/2 के आपका क्या हो जाएगा, अच्छा रेशियो है तो इक्वल टू कर लो। ठीक है, तो ये चीज आपका कैलकुलेट हो जाएगा। तो हमेशा ये फॉर्मूला ध्यान ही रखो, T2 इज इक्वल टू T1 इंटू R2 अपॉन R1 टू द पावर 3/2। और जो भी वैल्यूज दे रखी हैं आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, पुटअप कर सकते हो। पिछला टाइम कितना था, पिछला टाइम चलो अपने को तो पता ही नहीं है, आई थिंक 29 डेज होता है, कितना द डिस्टेंस ऑफ द हाफ फ्रॉम द सन। अच्छा नंबर ऑफ डेज इन पहले कितना था, 365 डेज होता था, है कि नहीं? R2/R1, मुझे लगा वीकली या मंथली पूछ रहा है, इन अ ईयर बोल रखा है। ठीक है, इन अ ईयर तो 365 डेज हो जाएगा। पहले डिस्टेंस कितना था, पहले डिस्टेंस कितना था, R था। अब कितना बोला है, हाफ हो गया है, मतलब R/2 हो गया है। तो ये कितना हो जाएगा, 365 इंटू R/2, आर से आर कैंसिल, 1/2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8, और 1/8 का रूट करोगे तो वो हो जाएगा 1/2√2। ठीक है, कैलकुलेट कर लेना, थोड़ा सा एक्सपेक्टेड निकालना, 1/2√2 कितना होता है उससे अपना कर लेना, जो भी आंसर आएगा वो अपना टिक कर लेना। ठीक है, if the earth is at 1/4 of its present distance from the sun, again I think क्वेश्चन कुछ वैसा ही है। आज क्या हो गया, 1/4 of its present distance, तो आज r कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। सेम चीज है, द ड्यूरेशन ऑफ द ईयर विल बी सेम, पुराना फॉर्मूला, T2 विल बी इक्वल टू T1 इंटू, आज R2 निकालना है, R2 कितना दे रखा है उसने, R1/4, पहले के मुकाबले क्या हो गया, 1/4 हो गया है, पावर 3/2।
T1 ठीक है, जो भी है अपना T1 पहले के मुकाबले डायरेक्टली निकल जाएगा, 1/4 टू दी पावर 3/2। इसका रूट करोगे, सबसे पहले रूट कर दो क्योंकि अपने को पता है 4 का रूट पॉसिबल है, तो 1/2 हो जाएगा, उसका क्यूब करोगे तो T1/8 हो जाएगा। कौन? T2। ठीक है, तो डायरेक्टली 1/8 हो जाएगा करंट के। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिस्टेंस ऑफ नेपच्यून एंड सैटर्न फ्रॉम द सन इज नियरली 10⁻13 एंड 10⁻12 मीटर रेस्पेक्टिवली, एज्यूमिंग दैट दे मूव इन अ सर्कुलर ऑर्बिट्स, देयर पीरियोडिक टाइम्स विल बी इन द रेशियो। आई थिंक वापिस से क्वेश्चन पीरियोडिक टाइम्स वाला ही है। देखो मैंने पहले ही बोला है, जब भी कोई 2-3 क्वेश्चन बार बार रिपीट हो जाए समझ जाओ कि वो टॉपिक बड़ा ही इंपॉर्टेंट है आपके एटीसी एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, अब उसने क्या बोला, वापिस से वही चीज है, T2 इज इक्वल टू T1 टू दी पावर R2 अपॉन R1 होल स्क्वायर। ठीक है, उसने क्या बोला, रेशियो ऑफ देयर टाइम, तो T2 अपॉन T1 वही बोल लो ना डायरेक्टली, R2 अपॉन R1 टू दी पावर 3/2, है कि नहीं। अब यहाँ पे उसने किसने बोला है, नेपच्यून और सैटर्न का ना, तो इसको नेपच्यून कर लो, इसको सैटर्न कर लो, इसको नेपच्यून कर लो, इसको सैटर्न कर लो। नेपच्यून का कितना है 10⁻13 और सैटर्न का कितना है 10⁻12 और इसका पावर 3/2 कर लो, तो ये कितना हो जाएगा 10⁻3/2। अब 10 पहले इसका क्यूब कर लो तो ये हो जाएगा 1000 और इसका क्या करना है, रूट करना है। तो 100 का तो रूट पता है ना तुम्हें, तो 10 बाहर आ जाएगा और 10 का रूट रह जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा, डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। फॉर्मूला स्टिल सेम, कॉन्सेप्ट स्टिल सेम, कोई भी डिफरेंस नहीं। A satellite A of mass small m is at a distance r from the surface of the earth. Another satellite B of mass 2m is at a distance of 2r from the earth center. Their time periods are in the ratio. देखो मैं वापस से आपको बताना चाहता हूँ कि जो टाइम पीरियड होता है, हमने जो भी अभी तक पढ़ा है, हमने पढ़ा है कि भाई वो सिर्फ और सिर्फ उसके डिस्टेंस पे क्या करता है, मैटर करता है। तो अगर मास चेंज हो रहा है तो इसके वजह से कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा, जो भी इफेक्ट आएगा वो सिर्फ और सिर्फ किसके वजह से आएगा, उसके डिस्टेंस की वजह से आएगा। तो जो नया टाइम पीरियड है वो चीज आपको बस ध्यान में रखना है कि वो हम क्या करें, उसमें चेंजेस लेकर आए। तो जो नया टाइम पीरियड है वो पहले वाले के क्या हो जाएगा, R2 अपॉन R1 टू दी पावर 3/2। जो आज नया R1 है वो ट्वाइस ऑफ R है, तो ये ध्यान में रखिएगा, ट्वाइस ऑफ R हो जाएगा एंड डिवाइडेड बाई R, ये आपका क्या हो जाएगा T1 एंड 2 टू दी पावर 3/2, 2 टू दी पावर 3 कितना हो जाएगा 8 एंड 1/2 मतलब उसका स्क्वायर रूट, सो T1 इंटू 2√2। ये चीज ध्यान में रखिएगा, आज जो टाइम पीरियड है उसका 2√2 टाइम्स क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। अब ऑप्शन में तो कहीं पे सिर्फ एक ही जगह 2√2 है, दैट्स वाई आपको आई थिंक वो रेशियो में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये कभी कभार होता है ना कि भाई सैटेलाइट A अपॉन बी लेना है रेशियो या B अपॉन ए लेना है, तो वहां पर आपका थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कि सर 1:2 दे रखा है, एक जगह 2√2:1 दे रखा है, तो वहां पे कोई कंफ्यूजन होता भी है। बट यहाँ पर एक ही ऐसा ऑप्शन है जहां पर 2√2 गिवन है, तो किसके बीच में रेशियो लेना है इसका कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, डायरेक्टली आप आंसर क्या कर दोगे, ऑप्शन नंबर डी कर दोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाइम टेकन बाय अर्थ टू ट्रेवल ओवर हाफ इट्स ऑर्बिट रिमोट फ्रॉम द सन सेपरेटेड by the minor axis is about 2 days more than half the year, then the eccentricity of the orbit is। देखो बड़ा ही बढ़िया क्वेश्चन है और इस पे आई थिंक कुछ एक स्टैंडर्ड रिजल्ट भी होता है। ठीक है, इसका एक स्टैंडर्ड रिजल्ट भी होता है जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है फॉर एटीसी एग्जामिनेशन, तो हल्का सा थोड़ा ध्यान देना। आई थिंक इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मतलब बहुत बार स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता है, मैं कोशिश करूंगा कि बड़ा ही लेमैन टर्म्स में इस चीज को मैं एक्सप्लेन करूं। देखो, एक तो सबसे पहले आप मानते हो कि आपका जो ऑर्बिट है वो कैसा है, एलिप्टिकल है। उसके बाद आप देखते हो कि सर ये क्या है, उसके फोकस पे आपका सन प्रेजेंट है और बाकी जो ऑर्बिट होता है उस पे कौन घूमता है, सर हम लोग घूमते हैं, हम लोग नहीं हमारा प्लेनेट घूमता है। ठीक है, ये सिचुएशन आपकी अर्थ की है। अब उसने क्या बोला कि अर्थ टू टू ट्रेवल ओवर हाफ इट्स ऑर्बिट, मतलब उसका जो हाफ ऑर्बिट है, मतलब देखो हाफ ऑर्बिट कहीं से भी हो सकता है, या तो आप ये इधर से इधर वाला ले लो पूरा हाफ ऑर्बिट, या तो इधर से इधर वाला ले लो। ठीक है, बट दोनों का केस थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि जब ये इधर ट्रेवल करता है ना तो ये सन की ओर क्लोजर आ जाता है, और जैसे सन के क्लोजर आता है चीजें थोड़ी सी डिफरेंट रहती हैं। अब थोड़ा सा क्वेश्चन में यहाँ पे ध्यान देना है कि क्वेश्चन में एग्जैक्टली उसने पूछ क्या रखा है। जब हमने क्वेश्चन को प्यार से देखा तो हमको पता चला कि उसने क्या बोला कि देखो जो अर्थ है वो ओवर हाफ ऑफ इट्स ऑर्बिट जब भी घूमता है रिमोट फ्रॉम द सन,
रिमोट फ्रॉम द सन मतलब सन से दूर, सन के पास नहीं आ रहे हो, मतलब जो तुम्हारा डायरेक्शन है वो सन के तरफ नहीं है, ये सन के तरफ वाला है, समझे? उसने जो बोल रखा है वो बोल रखा है रिमोट फ्रॉम द सन, मतलब अगर यहाँ पे तुम इस पॉइंट से हाफ हाफ मानते हो, यही हो जाएगा ना, हाफ एक तरफ देखा जाए तो यही हो जाएगा, या तो इस तरफ से आओ या फिर इस तरफ से आओ, राइट? तो हमने क्या बोला, उसने बोला रिमोट फ्रॉम द सन, मतलब जो उसने ट्रेजेक्ट्री कंसिडर की है वो ये वाली की है, समझ में आया? एंड वहां पर और चीज लिखा हुआ है, सेपरेटेड बाय अ माइनर एक्सिस, तो यही आपकी माइनर एक्सिस भी होगी। ये क्या होता है, आपका एक इलिप्स है, तो ये आपका मेजर एक्सिस और ये वाला आपका क्या हो जाएगा, माइनर एक्सिस। माइनर एक्सिस को बी बी कंसिडर करते थे, इसको ए और ए कंसिडर करते थे एलिप्स में, याद होगा आपको, समझ में आया? तो उसने जो कंसिडरेशन में लिया है वो इसको लिया है एक्चुअल में, ठीक है? और यहां से जो आप एरिया स्वेप निकालोगे वो निकालोगे कुछ ये आपका ट्रायंगल बनेगा, और ये पूरा का पूरा पार्ट आपका क्या हो जाएगा, सेमी एलिप्स। आप क्या बोल सकते हो, सेमी एलिप्स। मैं इस चीज को थोड़ा सा कलर भी कर देता हूं, ये वाला आपका पूरा क्या हो जाएगा, एरिया स्वेप्ट होगा। कलर कर दूं अच्छे से इसको, ताकि समझने में कोई इशू ना आए, ठीक है? ये रहा आपका एरिया स्वेप्ट। अब जैसे ही ये एरिया स्वेप्ट निकला, उसने क्या बोला कि भाई ये जो टाइम ले रहा है अबाउट 2 days मोर देन हाफ द ईयर, मतलब इसमें जो आपका टाइम जा रहा है वो टाइम कितना जा रहा है, हाफ ईयर जा रहा है, एंड 2 days एक्स्ट्रा जा रहा है, 2 days मोर देन हाफ द ईयर। देन द इसेंट्रिसिटी ऑफ द ऑर्बिट इज, अच्छा इसेंट्रिसिटी इसको ही बोलते हो, इसेंट्रिसिटी तो इसको ही बोलते हो ना। तो ये चीज आपको क्या करनी है, बस एक बार को ध्यान में रखनी है, ठीक है? जब भी आप इसेंट्रिसिटी आप बोलते हो तो इसेंट्रिसिटी या तो इस तरीके से डिफाइन करो, या फिर इसको क्या कर दो, इसको एक्स डिफाइन कर लो, ठीक है? तो ओवरऑल जो इसेंट्रिसिटी आप डिफाइन करोगे ना, वो डिफाइन करोगे एक्स बाई ए से, तो ये जो डिस्टेंस है एक्स वो हो जाएगा इसेंट्रिसिटी इंटू ए, ठीक है? ये चीज ध्यान में रखो, ये अगर डिस्टेंस आपका एस है, मतलब ये सेंट्रल पॉइंट से जितना डिस्टेंस अंदर सन का है, अगर उसको एक्स मानते हो तो इसेंट्रिसिटी कैसे डिफाइन होगी, एक्स बाई ए, ठीक है? ये चीज आप ध्यान में रखो। तो अब क्या करना है, इसेंट्रिसिटी वही हमको कैलकुलेट करना है। अब इसेंट्रिसिटी जब कैलकुलेट करोगे तो ये कैसे कैलकुलेट करोगे, देखो हमको पता है कि जो टाइम लगता है, जो एरिया स्वेप्ट का जो फॉर्मूला है, ये जो डी ए बाई डी टी आप क्या करते हो, कैलकुलेट करते हो, ये चीज क्या होती है, ये एक्चुअली में कांस्टेंट होती है, ठीक है? तो जो रेट इस हाफ ऑर्बिट को मतलब स्वेप्ट करने में आई होगी, वही सेम रेट क्या होगा, पूरे को भी कवर करने में आया होगा, क्योंकि वो रेट कभी चेंज नहीं करेगा। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, ये एरिया है ना, ये जो एरिया है, इस स्वेप्ट एरिया को कैसे कैलकुलेट करोगे, ये ट्रायंगल का एरिया प्लस ये हाफ एलिप्स का एरिया। अच्छा एलिप्स का एरिया क्या होता है, पाई ए बी, अब क्योंकि हाफ एलिप्स है तो पाई ए बी बाई 2 मान लो, प्लस ये ट्रायंगल का एरिया, ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस कितना हो जाएगा 2b, और हाइट कितना हो जाएगा, ये x हो जाएगा। अच्छा x को डायरेक्टली ई ए लिख सकता हूँ मैं, क्योंकि x के टर्म में मैं अननेसेसरीली दूसरा वेरिएबल लाना नहीं चाह रहा हूँ, सो मैं डायरेक्टली इसेंट्रिसिटी के फॉर्मेट में लिख देता हूँ, क्योंकि मुझे इसेंट्रिसिटी ही कैलकुलेट करना है। और मान लो कि इस पूरे को कवर करने में टाइम कितना लग रहा है, टाइम t लग रहा है, ये हमने कंसिडर कर लिया, हमको पता है वो टाइम कितना लग रहा है, बट इसको हमने बोल दिया कि ये किसके बराबर है, टाइम t के बराबर। सो ये जो रेट है, ये जो एरिया कवरेज का रेट है, वही क्या हो जाएगा, पूरे के रिस्पेक्ट में भी होगा। पूरा कितना होता है, मान लो ये पूरा इलिप्स तुम कवर कर रहे हो पूरा, तो इसमें कितना साल लग रहा है, 1 ईयर पूरा लग रहा है, ठीक है? तो इसको डिवाइडेड बाई 1, पूरा एरिया डिवाइडेड बाई पूरा टाइम। यहाँ पर क्या है, जितना आपने एरिया कवर किया है उसके रिस्पेक्ट टाइम, तो ये जो रेट है एरिया कवर्ड पर यूनिट टाइम, ये क्या रहेगा, सेम रहेगा थ्रू आउट। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, पूरा का पूरा चीज कैलकुलेट कर सकते हो। इवन आप क्या कर सकते हो, आप इस साइड का कवरेज और इस साइड का कवरेज दोनों के टाइम का रेशियो भी निकाल सकते हो। समझ में आया? जैसे हमने क्या बोला, एक तो ये अवे फ्रॉम द और रिमोट फ्रॉम द सन वाला पार्ट निकाला ना, इसके पीछे वाला जो पार्ट है मैं उसको भी हाईलाइट करना चाहूंगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके पीछे वाला जो पार्ट है, आप इस वाले एरिया का भी क्या कर सकते हो, आप रेशियो कैलकुलेट कर सकते हो, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। इस वाले एरिया के रिस्पेक्ट में भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, पाई बाई
पाई ए बी बाई टू माइनस में ये क्या कर दोगे उसमें, ये वाला ट्रायंगल का एरिया बस माइनस कर दो, वो उसका टाइम आ जाएगा। तो उसके केस में देखो, अगर वैसा कुछ क्वेश्चन आ जाता है तो वैसे केस में पता है वो टाइम कितना हो जाएगा, एक में पाई ए बी डिवाइडेड बाई टू, एक में प्लस टू बी टू ई ए डिवाइडेड बाई, एक के केस में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा बस, टू बी इंटू ई ए। और ये क्या हो जाएगा, ये उस तरफ चला जाएगा, मान लो ये हो गया आपका T1, ये हो गया T2, इस तरफ वाले का T1, इस तरफ वाले का T2। तो बस इसमें क्या कर लो, अपना पाई ए बी जो अपना कैलकुलेट मतलब कटिंग फटिंग हो रहा है वो अपना कटफट कर लो, क्योंकि देखो ए बी आई थिंक इसमें भी कॉमन है, ए बी इसमें भी कॉमन है, ए बी निकाल लो, ए बी निकाल लो, तो आई थिंक ये हाफ हाफ भी है, मेरे ख्याल से ये हाफ वाला पोर्शन भी क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से पाई प्लस यहाँ पर क्या बच रहा है, टू ई, और यहाँ पे ये तो कैंसिल हो गया, प्लस टू ई है, और यहाँ पे क्या है, माइनस टू ई। ठीक है, ये चीज़ बस यहाँ पर क्या हो रहा है, बच रहा है, और ये T1/T2, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, आप बोल सकते हो इस चीज़ को। ठीक है, बट यहाँ पर हमको वो काम नहीं करना है, हमको सिर्फ और सिर्फ क्या कैलकुलेट करना है, इसेंट्रिसिटी कैलकुलेट करना है, और उसने सिर्फ एक तरफ का ही क्या दे रखा है, बता रखा है टाइमिंग, दैट्स वाई हमने सिर्फ यहीं तक क्या किया है, इस चीज़ को प्रोसीड किया है। तो हम क्या करेंगे, इस चीज़ को मैं थोड़ा सा साइड कर देता हूँ। ठीक है, तो हमारा जो अब मेन एम है वो क्या है, हमें इसेंट्रिसिटी कैलकुलेट करना। तो इसेंट्रिसिटी कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, इस चीज़ को प्रॉपरली लिख दो, या तो पाई ए बी बाई टू है, ये हाफ है, ये हाफ और हाफ क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, ये बचेगा ई ए बी, तो ये हो जाएगा पाई ए बी डिवाइडेड बाई टू प्लस ई ए बी, और ये एक और पाई ए बी इधर से भी क्या कर लेता हूँ, डिवाइड कर देता हूँ, दिस विल बी इक्वल टू टी। ये भी अगर ईयर्स में है, ठीक है, और ये भी ईयर्स में है, टाइम का यूनिट कभी भी चेंज नहीं होगा। तो जब यहाँ से टाइम कैलकुलेट करोगे ना, पाई ए बी से डिवाइड कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा हाफ, और ई ए बी में से ए बी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बच जाएगा ई बाई पाई। ठीक है, सो ये चीज़ ध्यान में रखो, ये आपका टाइम किस में आ जाएगा, ईयर्स में आ जाएगा। और आई थिंक ऐसा ही कुछ क्वेश्चन में भी दे रखा था कि जो टाइम आपका लग रहा है वो हाफ ईयर लग रहा है प्लस 2 डेज एक्स्ट्रा, तो हाफ ईयर तो ऑलरेडी आ गया, देखो हाफ ईयर तो ऑलरेडी आ गया, प्लस ये जो क्वांटिटी होगी जो कि ईयर्स में दे रखी है, ये किसके इक्विवेलेंट होगी, 2 डेज के इक्विवेलेंट। अच्छा 2 डेज को ईयर्स में कितना लिख सकते हो, 2/365 ईयर्स, क्योंकि आलू में आलू ही ऐड होगा, तो ई वाई पाई का जो यूनिट है यहाँ पर वो क्या होगा, ईयर्स में ही होगा, बट हमें यहाँ पर 2 डेज दे रखा है, तो 2 डेज को हम क्या कर लेंगे, ईयर्स में कन्वर्ट कर लेंगे। तो हम बोल सकते हैं कि ई बाई पाई किसके बराबर है, 2/365 के बराबर है। तो इसेंट्रिसिटी यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा, 2 × 3.14 डिवाइडेड बाई 365, 2 × 3 ऑलमोस्ट 6 के बराबर, 6 × 60 360 के आसपास आ जाता है, यहाँ पे भी थोड़ा सा ज़्यादा है, यहाँ पे भी थोड़ा सा ज़्यादा है, तो ऑलमोस्ट 60 के आसपास क्या होगा, ये कट हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से जो अप्रोक्सीमेशन है उससे डायरेक्टली मेरा आंसर 1/60 के आसपास आ रहा है। तो ये चीज़ थोड़ा सा आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसके कुछ इसके रिजल्ट स्टैंडर्ड हैं जो कि मैंने आपको बता दिए हैं, और क्वेश्चन के हिसाब से भी कैसे आपको प्रोसीड करना है ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है।